नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, उसका 5th चैप्टर देख रहे थे, पाइथन वाला था अपना। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के बारे में हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका सेकंड टॉपिक जो है अपना वो है पाइथन कीवर्ड्स। पहले तो ये समझना आपको पड़ेगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, ये जनरली एक टर्म है कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड होता है आपका, कीवर्ड क्या होता है आपका? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको रिजर्व्ड वर्ड्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो आपके वर्ड्स हैं वो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं जिसके लिए वो डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किसके लिए डिफाइंड है और क्या यूज़ होता है उसका और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। राइट, तो आपको इतना खाली ध्यान रखना है कि पाइथन कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो इस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें जो बेसिक जो पीछे जो डेवलपमेंट अपन करते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो इस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कुछ वर्ड्स को अपने कीवर्ड्स बोला है, रिजर्व वर्ड्स बोला है। और वो जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, किसी भी काम में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कीवर्ड्स के नाम का आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो आपको मना कर देगा। राइट, तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो केस सेंसिटिव होता है तो जिस केस में मैं लिख रहा हूँ उसी केस में होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉल्स का एफ और ट्रू का टी यही दो कैपिटल हैं, बाकी सारे जो हैं छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मैंने जो जितना भी आपका लेटर्स होगा वो सारा स्मॉल लेटर्स में ही है। जैसे कि ब्रेक आ जाता है। ठीक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू आ जाता है। ठीक है, कंटिन्यू के बाद क्लास आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होते हैं? एंड होते हैं, एंड। और क्या होता है? एज होता है, एसर्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है अपने पास? डेफ होता है। इनके यूजेस देखेंगे जब जहाँ पर यूज़ आएगा तब देखेंगे। फिलहाल आप इनको ये देख लीजिए कि कीवर्ड कैसे है। डेल हो गया, एलिफ हो गया, एल्स हो गया, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली फॉर फ्रॉम, फाइनली फॉर फ्रॉम ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं अपने। और भी हैं, अभी लिख रहे हैं, थोड़े और हैं। ठीक है, इज, लैम्डा, ठीक है, नॉन लोकल, राइट, नॉट, ये नॉन लोकल लिखाने से स्पेस नहीं होगा बीच में। ठीक है, तो इसको थोड़ा नॉन लोकल। ठीक है, स्पेस नहीं होगा बीच में। नॉट हो गया, नॉट के बाद और हो गया, और के बाद पास हो गया, और रेज हो गया। ठीक है, रिटर्न हो गया। ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हमारा सोर्स वही है, तो जो भी है हम लोग लिखते चलते हैं। वाइल हो गया, विथ हो गया, यील्ड हो गया। ठीक, ये सारे क्या हो गए? पाइथन कीवर्ड्स हो गए। और ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, एक पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए डिफाइन किया गया हुआ है, बस उसी में ये काम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर, पहला सवाल यही उठता है कि आइडेंटिफायर होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर नाम से ही पता चलता है कि कुछ चीज़ को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर कहीं भी, मतलब ये पूरे जितने भी उप्स लैंग्वेज है ना, जहाँ भी ये वर्ड आएगा, इस वर्ड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो किसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे आप? एक कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने C++ या सी में एक कोडिंग कर रहे हैं, इंट ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा लिखा हुआ है, और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, इंट लेंथ, ब्रेथ, एरिया। अब इनमें देखिए कि किन दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, दोनों में से आप किसको आइडेंटिफाई बेहतर कर पा रहे हैं? दोनों सेम पर्पस के लिए लिखा हुआ है। ए क्या है? लेंथ है, बी ब्रेथ है, और सी क्या है? एरिया है। और दूसरे में भी सेम चीज़ ही है, लेकिन मैंने नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे कि आप जो कीवर्ड्स नहीं बोलेंगे उसको, जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं,
ठीक है, उसको आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि किस चीज़ के लिए वेरिएबल यूज़ कर रहा है या ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आइडेंटिफायर का यही काम होता है कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस चीज़ के लिए है या किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी लिखते हैं ना, क्यों ऐसा करते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अब हो सकता है ना कि एक बहुत बड़ा टीम है, ठीक है, उसके अंदर में ये डेवलपमेंट चल रहा है, किसी भी कोड मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट चल रहा है। तो हो सकता है कि मैं जो डेवलप कर रहा हूँ सामने वाले को पता नहीं हो, लेकिन जब वो मेरा कोड देखेगा तो उसको एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर मैंने छोड़ दिया इस कंपनी को, जिस कंपनी में ये सॉफ्टवेयर बना रहा था वो कंपनी मैंने छोड़ दिया, कोई दूसरा आया हायर हो करके, ठीक है, उसने उस कोड को आगे कंटिन्यू करना चाहा तो उसको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने यहाँ पर लेंथ लिया है, ब्रेथ लिया, हाइट लिया है, ठीक है। ABC अगर होगा तो फिर उसको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यार ABC क्या कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा ठीक से। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा वो प्रोसेस, ठीक है, राइट। तो आइडेंटिफायर हो गया। अब वो मेरे को कॉल तो करेगा नहीं कि भैया क्या करके गए हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है कि नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्या, अ वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज़, कोई भी एंटिटी हो, क्लास का नाम अगर रखते हैं आप कुछ ढंग का तो आपको समझ में आ जाता है जो उसको यूज़ करने के लिए जाएगा, और अदर एंटिटीज़ इन अ प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का आपने ये डेफिनेशन समझ लिया। अब इससे कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये पाइथन के रूल्स हैं बेसिकली, ठीक है। कोई रूल्स होते हैं जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को कैसे या फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, वो रूल्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूल्स देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो पहला रूल क्या कहता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या कहता है कि जो आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे या फिर वेरिएबल के लिए ही है बेसिकली ये रूल्स, तो इसका जो बिगिनिंग होगा, बिगिन जो है वो आपको अपर केस कैरेक्टर से कर सकते हैं, लोअर केस कैरेक्टर से कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं, ठीक है। UC इज़ अपर कैरेक्टर, LC इज़ लोअर कैरेक्टर, और ये अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर मतलब नीचे में जो डैश होता है ऐसे लिखते हैं ना, A_B, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अपर केस क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में जो भी होंगे उससे आप शुरू कर सकते हैं नाम, ठीक है। लोअर केस से मतलब स्मॉल लेटर से आप नाम शुरू कर सकते हैं, और अंडरस्कोर, इसका लेंथ कितना भी हो सकता है, लेंथ नहीं है, लेकिन इसके बाद बिगिन आपने एक बार कर दिया, उसके बाद जो बिगिन के बाद क्या करते हैं, देन, मतलब बिगिन के बाद देन, बिगिन आपने कर दिया उसके बाद आप ऊपर के तीनों चीज़ तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक। अंडरस्कोर, UC, LC और अंडरस्कोर तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स कितने, 0 से 9 तक ही नंबर्स होते हैं ना, तो 0 से 9 नंबर यूज़ कर ली। अब ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इससे ये पॉइंट आ जाता है कि दैट इज कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, हाँ डिजिट बोल लेते हैं, डिजिट ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 0 से 9। आप 0 से 9 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बीच में आप यूज़ कर लीजिए, राइट, ठीक है। दूसरा भी मैंने आपको बताया, एनी लेंथ का हो सकता है, एनी लेंथ का हो सकता है, लेकिन प्रीफर्ड क्या रहता है, प्रीफर्ड एक मैंने कितना भी लंबा आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये है ना कि आप एक वेरिएबल का नाम अगर 25 लेटर्स का लिखेंगे तो अजीब सा हो जाएगा नहीं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, प्रीफर्ड शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है। ये हम लोग एनी लेंथ का लेते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना छोटा हो सके, जितना मीनिंगफुल हो सके। अब मान लीजिए मैं लिखने के लिए L_E_G_T_H, मैं लेंथ ऐसे भी लिख सकता था वहाँ, जो मैंने वेरिएबल अभी कुछ देर पहले लिया था लेंथ का। बट द थिंग इज़ कि इतना बड़ा लेने का क्या मतलब है, एक तो टाइपिंग में इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, LENGTH लिख लेते हैं। इससे क्या हो गया कि हमको समझ में भी आ गया, शॉर्ट भी हो गया, मीनिंगफुल भी हो गया, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा रूल ये हो गया कि कोई भी लेंथ का हो सकता है। पहला रूल क्या था कि बिगिन आपको
अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर से करना है। उसके बाद आप एनी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर्स आपने स्टार्ट कर लिया, यानी कि पहला लेटर जो होगा, जब भी आपने किसी इसको डिफाइन किया, किसी वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम ऐसा कुछ होगा, तो ये जो पहला कैरेक्टर होगा ये चाहे ए से जेड तक हो सकता है, या फिर ए से जेड तक हो सकता है, या फिर आपका अंडरस्कोर हो सकता है, ऐसा आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ये दूसरा पोजीशन जो है उस पर ये वाले तो सारे आ ही जाते हैं, प्लस 0 से लेकर 9 तक भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कीवर्ड्स जो है हम वेरिएबल या फंक्शन के नाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होने चाहिए ये। ठीक है, अब ये आपने देख ही लिया कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो सकता है, अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, 0 से 9 या फिर अंडरस्कोर, यही आप रख सकते हैं, जिसमें पहले में जो है नंबर होता भी नहीं है, पहला कैरेक्टर जो होता है सो, राइट। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहला रूल देखिए, पहला रूल में कहीं भी स्पेशल सिंबल का जिक्र नहीं किया गया कि आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, नो स्पेशल सिंबल, सिंबल यूज्ड। ठीक है, स्पेशल सिंबल क्या हो सकते हैं, डॉलर हो सकता है, हैश हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सक्लामेटरी मार्क हो सकता है, और एट द रेट हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज हो सकता है। तो ये सब कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने, आपको बता दिया गया है कि क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अपने रूल्स हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हमने क्या लिखा है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम लोग जो वेरिएबल मानेंगे वो लेंथ होगा, ठीक है, ब्रेथ होगा, ठीक है, और एरिया होगा। ठीक है, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला जो है आपका छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, तीसरा अंडरस्कोर है। इसके अलावा कोई जो है कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, मतलब 0 से 9 वाले जो है उनको हम लोग नहीं लिखते हैं, रूल में ही नहीं है, अगर लिखेंगे तो एरर मारेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट नहीं करना था यहाँ पर। बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आप जो कीवर्ड्स, मतलब सॉरी वेरिएबल्स लेते हैं उसको आपको दिखाना था, राइट। तो इसके साथ हमारा आइडेंटिफायर खत्म हो जाता है। चौथे पे आते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आइडेंटिफायर में हमने क्या किया, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, वेरिएबल्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरिएबल्स के अंतर्गत हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब वेरिएबल कैसे हम लोग उसको इनिशिएट कैसे करते हैं या क्या करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना एक क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, क्या लेना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये अपना फेवरेट एग्जांपल है, TANGLE। ठीक है, क्योंकि लास्ट में भी हमने यही लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमको फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ, ये क्वेश्चन था, मतलब ये इसका कोड से कोई लेना देना नहीं था, इस लाइन का कोड अब लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू 10, ब्रेथ इक्वल्स टू 20, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एरिया। ठीक है, इसको आप रन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको। ठीक है, 20 × 10 = 200। अब यहाँ गौर कीजिए एक चीज़, यहाँ पर कुछ आपको मिसिंग लग रहा होगा, जो मैंने ये कोड पक्का सही लिखा हुआ है पाइथन में, आपको यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा होगा। क्या गड़बड़ लग रहा होगा
डिफरेंस दिख रहा होगा। किससे डिफरेंस दिख रहा होगा? सी प्लस प्लस, सी, जावा से डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा होगा? पहला तो ये कि हमने इसको डिफाइन नहीं किया, लेंथ को हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंट लेंथ ऐसा लिख लेते हैं और बाद में लेंथ इक्वल्स टू 10 लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। या फिर एक तरीका ये होता है हमारा, या फिर ऐसा होता था कि इंट लेंथ इक्वल्स टू 10, ऐसा होता था। तो ये दोनों ही चीज़ इसमें नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है कि कोई भी वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा ये हम लोग पहले से प्री डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। वेरिएबल का सीधा नाम लिखते हैं और उसको जो ये देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, उसके हिसाब से वो डेटा टाइप एडजस्ट कर लेता है अपना, और इनिशिएट भी हो जाता है ये, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस जो है वो सिंपल हो गया। दूसरा, इसमें सेमी कोलोन का यूज़ नहीं था यहाँ पर, देखिए सेमी कोलोन यहाँ पे मिसिंग है ना, सेमी कोलोन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो सेमी कोलोन हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ा ये आसान हो गया ना। कैसे आसान हो गया? क्योंकि आपने इंट नहीं लिखना पड़ा। मान लीजिए आप हैपोजेटली क्या होता है ना कि कभी कभी हम कोड लिख रहे होते हैं और कोड बहुत लंबा होता है, 1000 लाइन का कोड है, 10,000 लाइन का कोड है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कहीं पर आपने कोई वेरिएबल नहीं लिया है और वो फिर एरर मारता है, और आपको लगता है यार ये वेरिएबल तो मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया था, या इस वैल्यू को मैंने वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर तो कर दिया था, लेकिन आप वो नहीं किए हुए होते हैं और एरर मार रहा होता है। लेकिन इस केस में वो एरर नहीं मारेगा, क्योंकि ये ऑन स्पॉट उसको उठा लेता है, और जिस नाम का आपने वेरिएबल लिया है उसका क्या डेटा टाइप होगा वो आप जो जब डेटा डालेंगे उसमें उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो पहला ही लाइन में क्या हो गया, दो चीज़ हो गया, एक डेटा का डिफाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, ये एक ही लाइन में, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट, ASSIGNMENT, जैसे इन्वायरमेंट होता है ना वैसे असाइनमेंट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल। अब ये लाइन आपको अब क्लियर हो गया होगा। पहला जो आपने देखा ना, ये लेंथ इक्वल्स टू 10, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो क्या है, जो ये आपने देखा अभी लेंथ इक्वल्स टू 10, जो अभी ये मैंने रेक्टेंगल में रखा है, ये आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है। लेंथ इक्वल्स टू 10 इज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट। इससे क्या हो गया कि वेरिएबल जो है वो क्रिएट भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, उसका डेटा टाइप भी डिफाइन हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज implicit इन पाइथन। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? ठीक है, इम्प्लिसिट कहने का क्या मतलब है कि आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा, उससे अपने आप ही उसने ले लिया, दैट इज इम्प्लिसिट। अगर आप ये लिख रहे होते कि इंट लेंथ, ठीक है, या इंट लेंथ इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख रहे होते तो ये एक्सप्लिसिट हो जाता, क्योंकि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि ये इंट टाइप का है। यहाँ पर वो उसको जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पर वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेता है। इसीलिए पाइथन थोड़ा ईजी लैंग्वेज है, राइट। नाम सुन के भारी भरकम लगता है कि कुछ अजगर का रूप होगा, लेकिन कोई अजगर का रूप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। वेरिएबल हो गया हमारा। जो पांचवा पॉइंट है दैट इज कमेंट्स। फिफ्थ पार्ट है दैट इज कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स मतलब क्या होता है, कमेंट से काम क्या होता है, ठीक है। कमेंट का काम क्या होता है कि कमेंट जब भी हम डालते हैं ना, राइट, तो वो एक्सप्लेनेटरी काम करता है। मान लीजिए आप एक कोड लिख रहे हैं, 10,000 लाइन्स का कोड है, ठीक है, 10,000 लाइन्स का कोड है, 10,000 कम नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, कम से कम 1000 पेज होंगे, हर पेज में हज़ार इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे, और ऐसे 10,000 लाइन्स का कोड हो जाता है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप बना रहे हैं तो आप अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ के जाते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, दस्तावेज बना के जाते हैं ना, कि मेरा बेटा को ये सब मिलना चाहिए, है ना। उन्हें इंडिया में तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, मतलब बेटा के अलावा किसी और को देना है, बेटा नालायक है किसी और को देना है, तो आप दस्तावेज बना के जाते हैं, विल बना के जाते हैं। तो वही वो विल हो टाइप का ही चीज़ होता है कि उसमें आप लिखते हैं कि पीछे वाला जो कोई आए तो समझ में आए, ठीक है, या मेरे अलावा कोई भी और उस कोड को देखे तो समझ में आए। तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट मतलब यहाँ पर कमेंटबाजी नहीं है, यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी लाइन्स हैं जो कि हम एक कोड में रखते हैं, ताकि हमारे अलावा जो भी लोग हों, चाहे मेरे बाद आए या मेरे साथ में मेरा कोई कलीग हो, ठीक है, उनको जब ये कोड देखना पड़े, या फिर कोई और उसके मेरे से ऊपर वाला हो,
जो कोड देखना शुरू करे कि भाई कोड कैसे लिखा हुआ, कुछ गड़बड़ी मिल नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ी आ रहा है, उसको चेक करना है क्या गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को मतलब फाइंड आउट करने के लिए हम कोड को देखना चाहते हैं। तो मेरे अलावा कोई भी आदमी उसको देखे तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कमेंटबाजी नहीं था, ये क्या था, एक्सप्लानेटरी लाइंस थे। एडेड, comments are added as a remark in the source code में यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, टू मेक इट easier टू अंडरस्टैंड। अब कोई आपसे अगर सवाल पूछे क्या बिना कमेंट के कोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, होने के लिए हो, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे अलावा वो किसी को समझ में नहीं आएगा या समझने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब उस एक टास्क आपको मिला है और उसमें एक और टास्क ऐड हो जाए कि पहले आप इस कोड को समझिए, ठीक है। तो वो टास्क को बचाने के लिए अंडरस्टैंड, ठीक है, टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है तो टू मेक इट अंडरस्टैंड के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या छिपा हुआ होता है, डॉक्यूमेंट मीनिंग छिपा हुआ होता है, डॉक्यूमेंट मीनिंग एंड पर्पस, ठीक है, डॉक्यूमेंट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सोर्स कोड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मीनिंग, डॉक्यूमेंट में लिखना हो गया बेसिकली। डॉक्यूमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आप जब नाउन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आई हैव अ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, आई हैव अ डॉक्यूमेंट इन द अलमीरा, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, आपने एज अ नाउन यूज़ किया है, उसको एक चीज़ बना के यूज़ किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्ब भी में भी यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस हिस्ट्री, ठीक है, आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस हैपनिंग्स, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट मतलब लिखना हो जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सोर्स कोड, मतलब मीनिंग और पर्पस ऑफ सोर्स कोड को हम लोग लिखना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा और क्या उसमें होता है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सोर्स कोड के अलावा इट्स इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायर्ड। क्या इनपुट और क्या आउटपुट जाएगा, ये होता है इसमें। तो पहला चीज़ तो ये हो गया मीनिंग एंड पर्पस, और दूसरा क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, क्या रिक्वायरमेंट होता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए, वो हम इसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, कंपाइलर यहाँ नहीं आएगा। नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। आपने कभी भी लिख दिया, कोई आपसे ऐसा बोलता है, ठीक है, कि अगर कमेंट के कारण कोड स्लो हो रहा है, मेरी मैनेजर थी, इसलिए मैं उसको घसका हुआ बोलता हूँ, क्योंकि वो बोलती थी कि कमेंट के कारण जो है कोड जो है वो स्लो हो रहा है ना। कमेंट के जैसी कमेंट का मिला उसको, मतलब कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी होगा, यहाँ पर इंटरप्रेटर है, बाकी केसेस में कंपाइलर भी होते हैं। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर किसी को भी जैसे कमेंट का वो साइन मिला कि उसके बाद उसको मतलब ही नहीं उससे, वो आगे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इससे कोड लंबा जरूर होता है बट स्लो नहीं होता है इससे कोड, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, लास्ट पॉइंट है कि हैश साइन से स्टार्ट होता है, हैश साइन से स्टार्ट होता है और टिल द एंड ऑफ द लाइन होता है, टिल द एंड ऑफ लाइन। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बोला कि भाई आपने मैंने शुरुआत तो कर दी हैश से, लेकिन कहाँ तक मानेंगे कि ये है, मतलब जो इंटरप्रेटर जब आएगा तब वो सोचेगा कि भाई यार हैश तो मिल गया, लेकिन मुझे इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन उसके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि भाई कहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मतलब उस लाइन भर के लिए ही है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। मान लेते हैं ऐसा लिखते हैं, ठीक है, मतलब कोड लिखा हुआ है, कोड के बीच में मैंने ऐसा डाल दिया, टू कैलकुलेट एरिया, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन लिख दिया टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वो क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर आएगा इस लाइन को वो छोड़ देगा। इस लाइन क्यों छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर उसको हैश मिल गया, लेकिन ये हैश जो है इसी लाइन के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हैश के बाद उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन इस लाइन को एग्जीक्यूट करने जाएगा और एरर मारेगा, क्योंकि ये उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ है इंटरप्रेटर के हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ठीक ही लिखा हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दिस वाज कमेंट्स। एक लास्ट पॉइंट है और इसको हम लोग इस वीडियो को रैप अप करेंगे। 6th पॉइंट है, क्या है? एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऐसा करके एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर इसमें पाइथन लैंग्वेज में जो भी होता है, सारा जो होता है उसको जो इंटरप्रेटर है वो ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि एवरीथिंग में क्या क्या आएगा? वैल्यू स्लैश डेटा। ठीक है, वैल्यू स्लैश डेटा जो भी आएगा, डेटा में क्या क्या हो सकता है? हमारे डेटा में स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, या फिर अदर टाइप्स हो सकते हैं। अदर टाइप्स में अल्फा न्यूमेरिक रख लेते हैं। अदर टाइप्स किसी भी टाइप का हो, वैल्यू और हो या डेटा हो, इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। कहने का क्या मतलब है कि इसको जो बोला कि मतलब वैल्यू और डेटा को हम ऑब्जेक्ट ये करेंगे, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट उसके साथ डील करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को वो किसी भी फंक्शन को पास कर सकता है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट उसको मानता है और वो किसी भी फंक्शन को पास कर सकता है। कैन बी असाइंड, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा बहुत तो कोडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब का नॉलेज होगा, तभी ये थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको उप्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक जो मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ वो थोड़ा आपको मतलब ऊपर से जा सकता है। क्योंकि ये जैसे वैल्यू और डेटा है, स्ट्रिंग न्यूमेरिक हो सकता है, ये तो नॉर्मल लाइन है। लेकिन अगला लाइन जो आ रहा है कि कैन बी असाइंड टू सम वेरिएबल्स, टू सम variables, can be assigned to some variables or can be passed to a function as an argument, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई वेरिएबल है तो कोई भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ा हुआ है, उसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और किसी भी हम वेरिएबल को डेटा दे सकते हैं, या फिर उसको हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। एज ए आर्गूमेंट पास करना मतलब वो फंक्शन के अंदर में जो क्लॉज ये होता है ना, ये वाला, इसके अंदर मान लीजिए कोई एक आर्गूमेंट ये ले सकता है, तो इसके अंदर ये आर्गूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सब चीज़ को ये क्या बोलता है कि भाई सब कुछ सत्य है, मृत्यु सत्य है ना। तो सब कुछ ऑब्जेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? ये जो ऑब्जेक्ट है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। ऑब्जेक्ट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम लोग आईडी बोल रहे हैं शॉर्ट में। यूनिक आइडेंटिटी ये असाइन होता है। ठीक है, अब ये यूनिक आइडेंटिटी जो है इस डेटा या वैल्यू का सेम फॉर लाइफ टाइम होता है। सेम फॉर लाइफ टाइम होता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, ये लाइक अ मेमोरी एड्रेस होता है। लाइक अ मेमोरी एड्रेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेमोरी एड्रेस से क्या करते हैं हम लोग? किसी को पहचानते हैं कि भाई उस एड्रेस पे कौन पड़ा हुआ है, उसको पहचानना है हमको, तो उस मेमोरी एड्रेस लाइए और हम उसको वहाँ से ड्रैग करके लाएंगे उसका वैल्यू को, और हम उसको पहचान जाएंगे। तो यूनिक आईडी से भी आप डेटा और वैल्यू को पहचान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट है, आईडी ऐसा फंक्शन टाइप का एक चीज़ होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रिटर्न्स ID of the object, ID of the object। ठीक है, जैसे कि
मान लेते हैं कि हमारा एक कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, ठीक है। num = 20 लिखा हुआ है और नेक्स्ट लाइन में हम बोलते हैं कि हमको id num बताओ और हम इसको रन कर देते हैं। तो अगले लाइन में हमको ये मिल जाएगा कि आउटपुट क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आउटपुट ऐसा लिख के नहीं आता, सीधा आउटपुट ही वैल्यू ही लिखा हुआ होता है। तो कुछ भी एक रैंडम सा वैल्यू हो सकता है 14531 2, ठीक है, मतलब जो भी उसका आईडी होगा वो आएगा। अब मान लीजिए हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कमेंट ऐड कर सकते हैं, हैश लगाएंगे और कमेंट डाल देंगे आइडेंटिटी ऑफ नम, हम लोग हैश लगा के इसका आईडी बता देंगे, राइट। चलो एक लास्ट पॉइंट देखते हैं और इसको रैप अप करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो नोट है, नोट क्या है कि UPS जो है, UPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज UPS, ठीक है। तो UPS में जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, नाउ पाइथन इज ऑल्सो UPS, पाइथन लैंग्वेज भी है, वो भी क्या करता है, UPS को सपोर्ट करता है। पाइथन लैंग्वेज जो है UPS को सपोर्ट करता है। और UPS में जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें दो वैल्यूज़ होते हैं, पहला डेटा होता है, दूसरा मेथड होता है, ठीक है। तो पाइथन भी अगर UPS को सपोर्ट करता है तो उसका भी ऑब्जेक्ट में डेटा और मेथड दोनों होना चाहिए कायदे से। बट पाइथन में क्या किया गया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लूजली कास्टेड हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, लूजली कास्टेड, ठीक है। पाइथन में लूजली कास्टेड है, कौन है, ऑब्जेक्ट्स है। ऑल्दो ये पाइथन UPS है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट्स लूजली कास्टेड है। कहने का ये मतलब है, हो सकता है कि चाहे दोनों ही हो, डेटा मेथड दोनों ही हो इसमें, ठीक है, या फिर सिर्फ डेटा हो मेथड ना हो, या फिर मेथड हो डेटा ना हो, ठीक है। लूजली कास्टेड का मतलब वो जो डिफाइंड उसका ये है ना, रूल है ना कि डेटा और मेथड दोनों होने चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि इसमें हो ही हो, ठीक है। तो ये आपको नोट में याद रखना है, राइट। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पर। टाटा, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।